हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे CC6 यानी कि कॉमन कोर्स 6। पेपर का नाम क्या होगा? ग्लोबल सिटीजनशिप। हम देख रहे हैं यह स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सेशन 22 to 26 है। अब जिनका भी मेजर पेपर, जिन भी स्टूडेंट्स का मेजर पेपर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, कॉमन पेपर आपका CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप ही होगा, जिसको हम डिटेल्ड वे में स्टडी करने वाले हैं, वो भी बायलिंगुअली, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। डिटेल्ड वे में स्टडी तो करेंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट MCQs भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि वैश्विक शासन, अवधारणा और संरचना। ये यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 को देखने से पहले हम देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कितने आएंगे, पासिंग नंबर्स कितने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, कैसा क्या क्वेश्चन होगा, सभी चीज़ों को पहले देख लेते हैं। तो क्या है, देखिए पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर का नाम ये पूरा है, जिसे हम कॉमनली ग्लोबल सिटीजनशिप कह रहे हैं। तो टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? तो देखिए, हमारा क्वेश्चंस जो है ना, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होगा, ग्रुप ए और होगा ग्रुप बी। देखिए, देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ए इज़ कंपलसरी, सो स्टार मार्क दे देते हैं, ग्रुप ए कंपलसरी है। अब कंपलसरी तो है ही, साथ ही ग्रुप ए में 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, यानी कि 10 क्वेश्चंस तो होगा ही 1 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यानी कि ये 5 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। तो ग्रुप ए हमारा कितना हो गया? 20 मार्क्स का। अब ग्रुप बी में हमें 6 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स ईच के। ग्रुप बी में कितने क्वेश्चंस होंगे? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस। ग्रुप बी में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स ईच के, जिनमें हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी कि 20 इंटू 4 80 मार्क्स। इधर हो गया 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स 100 मार्क्स। पासिंग नंबर 40 है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोर्स का कंटेंट क्या है, पढ़ना कौन कौन से यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट है, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, कि हम लोग बाइलिंगुअली लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला है ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि वैश्विक शासन, अवधारणा और संरचना। सेकेंड यूनिट है ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, जिसे हम कहेंगे वैश्विक नागरिकता, बहुसंस्कृति, विविधता और सहिष्णुता। फिर इनइक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, ह्यूमन राइट एजुकेशन, पीस एंड नॉन वायलेंस, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। फिर 8th यूनिट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर है ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये टोटल हमें 9 यूनिट्स प्रोवाइडेड है सिलेबस में। हम क्या करेंगे कि ग्लोबल सिटीजनशिप को बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीटली पेपर को स्टडी करेंगे, ताकि क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए ओवरऑल 100 मार्क्स में। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। तो यूनिट 1 है ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। तो ग्लोबल गवर्नेंस कहते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता होगा कि वैश्विक शासन से क्या समझते हैं, मतलब वैश्विक शासन होता क्या है। तो देखिए क्या है, वैश्विक शासन एक सहयोगी प्रणाली है, जिसके माध्यम से देश, संगठन और अन्य कलाकार विश्वव्यापी चुनौतियों का समाधान करने और राष्ट्रीय सीमाओं से परे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे साझा चिंताओं का प्रबंधन करने के लिए नियमों, संस्थानों और समझौतों का विकास शामिल होता है। जैसे कि हम सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक राज्य और देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक प्रॉपर सिस्टम की, यानी कि सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर विभिन्न देशों के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखना है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? वैश्विक शासन की आवश्यकता होती है, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि कुछ अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, जैसे कि पेंडेमिक है, तो ऐसे समस्याओं को कोई भी
एक व्यक्ति या कोई एक राज्य या कोई एक देश सही इसका समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होगा, संपूर्ण विश्व की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस तो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना ही है, क्योंकि 5 मार्क्स के तो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, क्या पता डेफिनेशन ही आ जाए। तो देखते हैं कि अगर डेफिनेशन आए तो कैसे डिफाइन करेंगे हम ग्लोबल गवर्नेंस को। हमें एग्जाम में यह पूछा जाए कि ग्लोबल गवर्नेंस को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। वैश्विक शासन की परिभाषा देखते हैं। वैश्विक शासन उन कई तरीकों का योग है जिनसे व्यक्ति और संस्थाएं सार्वजनिक और निजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामान्य मामलों का प्रबंधन करते हैं, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया, संस्थान, नियम, मानदंड और पहल शामिल है जो सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक ही था या कोई हिंसा है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, वो क्या होगा, उससे तो सभी प्रभावित होंगे, वो सीमा के पार तो पहुंचेगी ही। तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ मानदंड होगा, कुछ पहल करनी होगी, तब जाकर उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ग्लोबल गवर्नेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वैश्विक शासन की प्रकृति कैसी है। राज्यों की परस्पर निर्भरता को मान्यता देती है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यानी कि अब प्रॉब्लम अगर वैश्विक है, यानी कि प्रॉब्लम अगर ग्लोबल है, तो उसके लिए तो हमें सामूहिक कार्यवाही तो करना ही होगा। अब कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व के सभी देशों को आना होगा, तब जाकर वो समस्या को दूर कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स यानी कि वैश्विक शासन के घटक। इसमें राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय नियमों सहित कई अभिनेता शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया संस्थानों, नियमों, मानदंडों और पहलों को संबोधित करता है। ये क्या है, कंपोनेंट्स है। ग्लोबल गवर्नेंस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि क्या क्या। अब तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय नियमों सहित कई अभिनेता शामिल हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, यूनाइटेड नेशन, UN. Central in global governance, the UN serves as a platform for international cooperation, peacekeeping and setting global agendas. World Bank and IMF, WTO, regional organization, ये सब कुछ क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। तो ये सब कुछ है जिसका PDF हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, सबको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए की एक्टर्स इन ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल्स कोऑपरेशंस है, तो ये सारी चीज़ों को देखना है। फिर अब देखिए ग्लोबल गवर्नेंस तो हम कर रहे हैं, तो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम कोई काम करें तो कुछ काम करने के लिए, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है ना। वैसे ही ग्लोबल गवर्नेंस, अगर कहीं गवर्न करना है ग्लोबली तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि हम यहाँ पर वो नहीं समझ लेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, ये सब नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई लॉज होगा, कोई नॉर्म्स होगा, कुछ सबमिट्स होंगे, कुछ सम्मेलन्स होगा, कुछ संधियाँ होंगी, कुछ समझौता होगा। तो वैसे ही देखिए क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स होगा। वैश्विक शासन के उपकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, कुछ और समझौते हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रों के बीच बाध्यकारी समझौते होंगे। नरम कानून और मानदंड यानी कि सॉफ्ट लॉ एंड नॉर्म्स, व्यवहार को निर्देशित करने वाले गैर बाध्यकारी सिद्धांत और मानदंड, उदाहरण के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा। सार्वभौमिकता घोषणा को हम कहेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद क्या है, वैश्विक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, G7, G20 और संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बैठकें राजनेताओं को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए मंच प्रदान करती है। अब देखिए G7 क्या है, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20।
तो G20 जो है ना, तो G20 समिट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, और इस बार 2023 में 18th G20 समिट हो रहा था, जो कि इंडिया में हुआ था। 9th कब हुआ था? देखिए इंडिया में कहाँ हुआ था? हुआ तो न्यू दिल्ली में था, न्यू दिल्ली में हुआ था 9th 10th सितंबर को 2023 में। और आपको पता है ये फर्स्ट G20 समिट था जो कि इंडिया में हुआ था, और जिसका मोटो था, मोटो यानी कि थीम, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वैसे ही G7 यानी कि G7 से हम क्या समझते हैं? G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। तो G7 जो समिट है वो 2023 में कब हुआ था? 19 मई 2023 को, ठीक है, 19 मई से हुआ था 21 मई तक 2023 में। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था, अच्छा इस पर 2023 में ये 49th G7 समिट है, जो कि हुआ था हिरोशिमा में। हिरोशिमा एक सिटी है जापान का, वहाँ पर हुआ था। जिसका थीम क्या था आपको पता है? क्योंकि हिरोशिमा का नाम लेते ही हम लोग समझते हैं कि जैसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर, हिरोशिमा का नाम आते ही न्यूक्लियर डिज़ास्टर का नाम आ जाता है, तो कैसे होगा? तो इसका मोटो क्या था? G7 जो हुआ था हिरोशिमा में, उसका मोटो था कि टू अचीव अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन। ठीक, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो शायद MCQ में पूछ ले जाएं, इसलिए पूरे ध्यान से पूरे सेशन पे बने रहना है। अब देखिए, अगर कोई सरकार है, अच्छा आपको पता है कोई टीम मेंबर्स, अगर हमारे पास कोई टीम है जिसमें 5 मेंबर्स है, तो अगर कोई टीम किसी काम को करे तो अब उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो अगर 5 व्यक्ति है, 4 लोग हैं, तो 4 लोग के अलग अलग विचार होंगे। अगर पहला व्यक्ति बोले कि यह काम सही है, दूसरा व्यक्ति बोले नहीं है, तो चैलेंजेस तो हो गया। और अगर कोई सिस्टम कभी वर्क करता है, ग्लोबली कुछ गवर्न करना है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। तो वैश्विक शासन की कुछ चुनौतियां हैं, कैसे हैं? शक्ति असंतुलन, मतलब कुछ राष्ट्र अधिक प्रभाव डालते हैं, जिससे न्याय संगत संरचनाएं बनाने में चुनौतियां पैदा होती हैं। उसके बाद क्या है? प्रवर्तन और अनुपालन, केंद्रीकृत प्रवर्तन तंत्र के बिना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर क्या है? मुद्दों की जटिलता, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज। तो क्या है? जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक चुनौतियां जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है, जिनके लिए समन्वित, अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज क्या है? ग्लोबल चैलेंजेस सच एज अ क्लाइमेट चेंज एंड साइबर सिक्योरिटी आर इंट्रिकेट एंड इंटरकनेक्टेड रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। तो चैलेंजेस तो है ही। अब देखते हैं हम लोग कि चैलेंजेस ऑफ अ ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, डिटेल वे में देखते हैं। पहला चैलेंजेस, जैसे कि पहला चैलेंज क्या है? नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल कोऑपरेशन। फिर पावर इम्बैलेंस, इन्फोर्समेंट गैप्स, कॉम्प्लेक्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। फिर 5th है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। फिर कुछ ऐसे ही कुछ चैलेंजेस है, कुछ टोटल 10 चैलेंजेस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसके PDF में आप पढ़ सकते हैं, सभी देखना है हमें। फिर देखिए, जैसे कि हमने बाइलिंगुअली कहा था, तो वैसे ये हिंदी में है सारा, कि राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक सहयोग है। फिर शक्ति का संतुलन, ये सब क्या है? चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ। अब ग्लोबल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, ये तो हमने समझा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और माइलस्टोन या कुछ माइलस्टोन्स का मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स और महत्वपूर्ण घटनाएं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि MCQs पूछ ले या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, तो डेट्स और माइलस्टोन्स तो याद रखने। जैसे कि 1648 में क्या है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। फिर 1945 में यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड, 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 गोल्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस बाय
2015, इन सब का गोल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, माइलस्टोन्स. तो दीज माइलस्टोन्स प्रोवाइड अ concise overview of the evolution of a global governance and a key event shaping its structures. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स तो पढ़ना था. अच्छा, तो अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में तो देखा ही, अब साथ ही देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs कि कैसे, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है MCQ में तो कैसे हो. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ MCQs में के लिए ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन अगर आ गया कि व्हाट डज ग्लोबल गवर्नेंस रेफर्स टू, तो इसे भी आप ये भी इम्पॉर्टेंट होगा. इसलिए इसको एज ए MCQ ही नहीं देखेंगे, इसको 1 लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर भी हमें पढ़ना है कि व्हाट डज ग्लोबल गवर्नेंस रेफर्स टू, यानी कि वैश्विक शासन का तात्पर्य क्या है. क्या तात्पर्य, वैश्विक शासन नेशनल पॉलिसीज़ तो होगा नहीं. वैश्विक शासन का तात्पर्य हमने पहले ही पेज में देखा था कि क्या था, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग. ग्लोबल गवर्नेंस है तो वो संपूर्ण विश्व के कई देशों के बीच होगा, तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ट्रीटी इज़ ऑफन कंसीडर्ड अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम. किस संधि को अक्सर आधुनिक राज्य व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है. किसे कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. अभी हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को. उसके बाद फिर देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली इस्टेब्लिश. ये अभी हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड माइलस्टोन्स में देखा था ना कि 1945 में यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था. संयुक्त राष्ट्र कहते हैं इसे, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. क्या है, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है. क्या है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स, या फिर प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग, या फिर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो करेक्ट आंसर हमेशा क्या है हमारा, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. क्या है, ये है प्राइमरी पर्पस. प्राइमरी पर्पस यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग. किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है. देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, या पेरिस एग्रीमेंट, या जेनेवा कन्वेंशन, या हेलसिंकी समझौता. तो पेरिस एग्रीमेंट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P सिद्धांत किस पर जोर देता है. किस पर जोर देता है, मानवीय हस्तक्षेप पे. उसके बाद का क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच सेट ऑफ गोल्स प्रोवाइड अ comprehensive framework for addressing global challenges by 2030. देखते हैं हिंदी में भी कि लक्ष्यों का कौन सा सेट 2030 तक वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है. क्या है, सबसे पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट्स और G20 एक्शन प्लान्स. तो ये तो नहीं है, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन. क्या है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उसके बाद देखिए, व्हेन वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, संबोधित करते हुए पर्यावरणीय चुनौतियाँ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो करेक्ट आंसर 1992 है. एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है कि अर्थ समिट 1992 का कहाँ हुआ था. तो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था. ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन को बहुत तरीके से देखना है. ये एक क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि MCQ ना पूछे, 1 लाइनर क्वेश्चन हो, तो इम्पॉर्टेंट उसके लिए भी है. 9th क्वेश्चन देखते हैं. Which organization replaced the General Agreement on Tariffs and Trade.
यानी कि GATT इन 1995। तो 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया? किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, या विश्व बैंक ने, या विश्व व्यापार संगठन ने, या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, विश्व व्यापार संगठन ने। कब किया था? 1995। डेट्स भी याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग पॉपुलेशन फ्रॉम जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लेंजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? किस अवधारणा में आबादी को नरसंहार, युद्ध अपराध, जातीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से बचाना शामिल है? विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग पॉपुलेशन फ्रॉम जीनोसाइड? जीनोसाइड कहने का क्या मतलब है? जनसंहार। फिर वॉर क्राइम्स यानी कि युद्ध अपराध, एथनिक क्लेंजिंग यानी कि जातीय सफाई, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब है मानवता के खिलाफ अपराधों से बचाना शामिल है। तो क्या होगा? राइट टू इंटरवेंशन होगा, या ऑप्शंस में हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी कि R2R, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी। क्वेश्चन भी यही है ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी से रिलेटेड, कि विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना है, सुरक्षित करना है। तो क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। 11th क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वेयर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs अडॉप्टेड? कब? 2000 में। क्या है? 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक सहयोग और विकास को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शंस में है IMF। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको कि IMF का फुल फॉर्म क्या है। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन तो है वर्ल्ड बैंक। उसके बाद ऑप्शन में है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत जगह आ रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स और बाकी सभी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और याद भी रखना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? अब पेरिस एग्रीमेंट का इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है? पेरिस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आतंकवाद से मुकाबला, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना, या मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना? तो प्राइमरी पर्पस पेरिस एग्रीमेंट का होता है कि लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना। उसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो इन सब में कौन सस्टेनेबल गोल नहीं है? बाकी जीरो हंगर और जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यूनिवर्सल मिलिट्री अलायंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब कि लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो अगर एग्जाम में आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य क्या है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको लिखना है कि जीरो हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन है विच टर्म्स represents the principle that nations have the right to govern themselves without external interference, जिसका आंसर है नेशनल सोवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता। फिर अबाउट वॉज द आउटकम ऑफ द अर्थ समिट इन 1992 में क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्या है ऑप्शन? रियो घोषणा। उसके बाद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स। क्या है ये कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वित्तीय प्रणालियों और मुद्रा
विनिमय दरों को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट का UNCTAD फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है? UNCTAD का प्राइमरी फोकस क्या है? आर्थिक विकास पर। ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि what term describe the coordinated efforts of a nations to address a common goal or a challenges? कौन सा शब्द इसका वर्णन करता है एक सामान्य लक्ष्य को संबोधित करने के लिए राष्ट्रों के समन्वित प्रयास या चुनौती? नेशनलिज्म, आइसोलेशनिज्म, मल्टीलैटरिज्म या यूनिलैटरिज्म? राष्ट्रवाद, अलगाववाद, बहुपक्षवाद या एक पक्षवाद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मल्टीलैटरिज्म। मल्टीलैटरिज्म क्या है? एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ अ नेशन टू एड्रेस अ कॉमन गोल और अ चैलेंज। तो मल्टी अगर बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलैटरिज्म, सो यू हैव टू डिफाइन दिस कि multilateralism describes the coordinated efforts of a nations to address a common goal or a challenge. Next question क्या है? In global governance, what does the term soft law refers to? Soft law का मतलब क्या होता है? Non-binding norms and principle, गैर बाध्यकारी मानदंड और सिद्धांतों। वैश्विक शासन में नरम कानून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ग्लोबल गवर्नेंस में सॉफ्ट लॉ का मतलब होता है कि नॉन बाइंडिंग नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है? ये तो आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 के बाद से सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्राइमरीली फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द term global common refers to in the context of global governance? तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक शासन के संदर्भ में ग्लोबल कॉमन्स शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्लोबल कॉमन्स शब्द का क्या अर्थ है? महासागर और वायुमंडल जैसे साझा संसाधन यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक ओशंस एंड एटमॉस्फेयर, जो कि हम शेयर करते हैं। ठीक, शेयर करते हैं का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से शेयर करें। अब ये ओशंस है, एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या है? ग्लोबल कॉमन्स है, सबके लिए तो कॉमन है। अब कोई सांस ले रहा है एटमॉस्फेयर में तो एयर भी तो कॉमन है। तो शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC? ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोसिक्यूटिंग इंडिविजुअल्स फॉर वॉर क्राइम्स एंड जीनोसाइड। जीनोसाइड्स का मतलब अभी बता रहे थे, जीनोसाइड्स का मतलब होता है नरसंहार, युद्ध अपराध और नरसंहार के लिए व्यक्तियों का। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या है? प्रोसिक्यूटिंग इंडिविजुअल्स फॉर वॉर क्राइम्स एंड जीनोसाइड। ये ICC का क्या है? पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम G20 रिप्रेजेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? वैश्विक शासन के संदर्भ में G20 का संक्षिप्त नाम क्या दर्शाता है? ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज। अभी हम बता रहे थे ना, G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20, फिर G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7। तो G20 जो है, G20 जो अर्थ समिट है, वो क्या है? वैश्विक शासन के संदर्भ में G20 का संक्षिप्त नाम क्या दर्शाता है?
क्या दर्शाता है? 20 प्रमुखों का समूह अर्थव्यवस्थाओं। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज दैट नेशंस शुड नॉट इंटरवेन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो इंटरवेन यानी कि इंटरफेयर यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज दैट नेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर नेशन। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल? तो ये है गैर हस्तक्षेप यानी कि नॉन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर शायद इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो ये कुछ MCQs क्वेश्चंस थे जो हमने देखा, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ चैलेंजेस, नेचर्स क्या था। तो इसी तरह से हम पूरे यूनिट्स को और पूरा पेपर को, ये जितने भी यूनिट्स है और ग्लोबल सिटीजनशिप्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कम्प्लीटली पढ़ेंगे हम लोग, साथ ही उनके इम्पॉर्टेंट MCQs को भी देखेंगे। और हाँ, आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल DMA मैथमेटिक्स को ज्वाइन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ध्यान रहे यह रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेशन 2022 टू 2026 तक है। तो आइए कंप्लीट करते हैं आपका पेपर कॉमन कोर्स क्या है CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप। हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, DMA मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू।